हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यूपीएससी हिंदी यूपी पीसीएस 2022 के लिए एक प्री टाइम बैच लेके आई है। इस प्री टाइम बैच का उद्देश्य है कि एक क्रैश कोर्स के माध्यम से आपकी जो क्लासेस हैं, जो आपकी तैयारी है, उसको और पूर्ण किया जा सके। इसी क्रम में देखेंगे हम लोग अभी एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कर चुके हैं, मेडुअल हिस्ट्री पे हैं, साथ साथ आपकी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। और आज मेडुअल हिस्ट्री की आपकी पहली क्लास मिल चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने रजिया सुल्तान तक की जो क्लास थी वो पूरा कर लिया था। रजिया सुल्तान से अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज कम से कम कोशिश करेंगे कि बलबन को खत्म कर लें। ठीक है, बलबन को खत्म कर लें, अर्थात और खिलजी वंश में हम लोग आ जाएं। खिलजी वंश की क्लासेस हम लोग क्लास नंबर 3 से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक करना बहुत जरूरी था। ये क्या गया, ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। आधे घंटे की क्लास होने वाली है। ये क्लास आज आपकी दूसरी क्लास होनी है, ठीक है, जो कि आपको पहले ही दिन मिल रही है। हालांकि मेरा टारगेट जैसे कि हमको 5 दिन का टाइम दिया गया है, 5 दिन मुझे खत्म कराना है, तो चीज़ें मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस भले हम मुझे और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े, लेकिन आप लोग की तैयारी पूर्णतः कराई सके। ठीक है, तो आप लोग साथ देंगे, बने रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मेडुअल हिस्ट्री आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म की जा सके। ठीक है, अब ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने बताया आपको कि रजिया सुल्तान की एक हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और उस स्टोरी में फिर से नहीं जाऊंगा कि उनकी एक हत्या कर दी जाती है। उनकी हत्या के बाद हम लोग ध्यान देंगे, हत्या के बाद क्या, हत्या के पहले जब अल्तु दुनिया से उसकी शादी हुई थी, उसके पहले ही क्या होती कि बहराम शाह को क्या बनाया गया था कि शासक बना दिया था, यानी दिल्ली में बैठा दिया गया था। अब ध्यान देंगे, जब बहराम शाह को दिल्ली में कौन बताया था, तो बहराम शाह को जो दिल्ली में बैठा था उसका नाम मैं लिख दूं। ठीक है, उसका नाम लिख क्या दूं, यहां पे लिखा होगा। ठीक है, देखिए, इख्तियारुद्दीन एतगी ने क्या किया था, जब अमीरों का विद्रोह हो रहा था और रजिया सुल्तान के खिलाफ, तभी इख्तियारुद्दीन एतगी ने बहराम शाह को गद्दी पे बैठा दिया, यानी दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया था। अब समझिए, जाहिर सी बात है, अब जब बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो उसने एक पद का निर्माण किया। जिस पद का निर्माण किया था उस पद का नाम था नायब ए ममलिकात। नायब ए ममलिकात, ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, ये इतना बड़ा पोस्ट था कि सुल्तान के बाद ये दूसरा बड़ा पोस्ट था। ध्यान देंगे, सुल्तान के बाद ये दूसरा बड़ा पोस्ट हुआ करता था। अब समझिए, नायब ए ममलिकात का जब पोस्ट का गठन हुआ तो यहां पे किस तुर्की को स्थापित किया गया, तो एक तुर्की अमीर था इख्तियारुद्दीन एतगी। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नायब ए ममलिकात पद का सृजन किसके टाइम पीरियड हुआ, तो बहराम शाह के टाइम पीरियड में हुआ। और इस पद पे पहले कौन आसीन हुआ, तो इख्तियारुद्दीन एतगी को पहली बार इसमें आसीन किया गया। अच्छा दोस्तों, हम लोग ध्यान देंगे, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि चंगेज आता है और चला जाता है। चंगेज की लड़ाई नहीं हुई थी, मंगोल की डायरेक्टली आक्रमण नहीं होता, लेकिन इसी के टाइम पीरियड में इस इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मंगोलों का प्रथम आक्रमण होता है। ध्यान देंगे, मंगोलों का प्रथम आक्रमण होगा किसके नेतृत्व में, तैर बहादुर के नेतृत्व में 1241 में। ध्यान देंगे दोस्तों, अब चूंकि यहां के बाद से ध्यान देंगे, बलबन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बलबन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बलबन को पढ़ने में हम लोग को लगभग 15 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, 15 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक, 10 से 15 मिनट, 10 मिनट भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा समझाते चला हूं तो चांस है मुझे 4-5 मिनट का टाइम जाते लगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक बात करेंगे हम, थोड़ा सा बलबन को हम लोग रजिया सुल्तान से समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, बलबन को रजिया सुल्तान, रजिया को मैं इधर करता हूं, एक सेकंड, बस मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए। मैं यहाँ पे बलबन लिख लेता हूं, आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है, अब तक हम लोग थोड़ा सा रजिया सुल्तान से भी बलबन का संबंध है, तो रजिया सुल्तान लिख देते हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान लिख देते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि बहराम शाह की समय के साथ हत्या हो जाती है। 1241 में ये लड़ाई हुई, 1242 में इसकी हत्या हो जाती है। इसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी हत्या मसूद शाह के द्वारा इसकी हत्या की जाती है। मसूद शाह द्वारा इसकी हत्या की जाएगी। जब मसूद शाह के द्वारा इसकी, आपको नाम नहीं याद करना है, मसूद शाह, परेशान नहीं होइएगा, बस मैं स्टोरी बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मसूद शाह के द्वारा जब इसकी हत्या कर दी जाएगी तो मसूद शाह क्या करेगा, मसूद शाह बनेगा किंग, सुल्तान बनेगा। मसूद शाह जब सुल्तान बनेगा तो ध्यान देंगे, यहां पे ये क्या करेगा कि अमीर ए हाजिब के पद पे, अमीर ए हाजिब का एक पद है, यहां पे ध्यान देंगे, मैं यहां पे बस इस पद का नाम लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पद इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देंगे। एक अमीर ए हाजिब का पद था, इस दूसरे पद को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी पद के बाद से जो अगली बारी आती है वो आती है नासिरुद्दीन मोहम्मद की बारी आती है। ठीक है, पहले एक चीज मैं लिख ले रहा हूं,
फिर मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। पहले ये 3 नाम मुझे लिख लेने दीजिए, ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद, दीन मोहम्मद। मैं पूरी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, बस मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अब समझिए हुआ क्या था। देखिए दोस्तों कि रजिया सुल्तान की बात से बहराम शाह आता है। बहराम शाह का 1242 में हत्या कर दिया जाता है मसूद शाह के द्वारा। बाद में ध्यान देंगे मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है। मसूद शाह की मृत्यु के बाद जो कि नासिरुद्दीन मोहम्मद शासन पे आता है। ये बहुत टाइम पीरियड, बहुत कम समय का गैप है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे, बहुत कम समय का गैप है, क्योंकि देखेंगे 1240 में बहराम शाह है और जो बलबन गद्दी पे आता है तो 1266 हो रहा है, यानी बीच में 20 साल की घटनाएं हैं। ध्यान देंगे नासिरुद्दीन, क्योंकि 20 साल की घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, बस छोटे छोटे फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बलबन को कनेक्ट कराएंगे। ध्यान देंगे बलबन को कनेक्ट करेंगे, यानी बलबन से इन चीजों को कनेक्ट करने में कि कैसे बलबन इतना पावरफुल हुआ। क्योंकि ध्यान देंगे रजिया के टाइम पीरियड में, ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, रजिया के टाइम पीरियड में बलबन यही जो तुर्क एक चहलगामी था, यानी जो 40 और तुर्कों का दल था, अमीरों का दल था, उनमें एक छोटे से पद पे था। वो पद का नाम था अमीर ए शिकार। ये बहुत छोटा सा पद था, इसके पास कुछ राइट्स नहीं थे। इस चीज को ध्यान देंगे, अमीर ए शिकार। ये पद क्या था? रजिया के समय था, रजिया के समय था, ठीक है। अब ये तुर्क ए चहलगामी का सदस्य था। अब ध्यान देंगे अब होता क्या है कि चूंकि रजिया के समय ये इस पोस्ट में था, और रजिया के समय ये क्या करेगा, जब विरोध होगा तो ये विद्रोही दल का साथ देगा। कौन? बलबन। तो जब बलबन विद्रोही दल का साथ देगा तो बहराम शाह के टाइम में क्या होगा? बहराम शाह के टाइम पीरियड में इसकी पद में वृद्धि की जाएगी। ध्यान देंगे बहराम शाह के टाइम पीरियड में इसकी पद में थोड़ी वृद्धि की जाएगी। आगे ये अमीर ए हाजिब के पद पे पहुंच जाएगा। ध्यान देंगे बलबन क्या होगा? अमीर ए हाजिब के पद पे पहुंच जाएगा। अमीर ए हाजिब के पद पे पहुंच गया। बाद में आएगा कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद आएगा। नासिरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पीरियड पे जो दूसरा बड़ा ये पद था नायब ए ममलिकात के पद पे पहुंच जाएगा। अब समझिए तुर्क ए जो चालीसा था, यानी तुर्क ए चहलगामी जो था, जो 40 तुर्कों का दल था, उसमें सबसे लोअर पोस्ट पे था कौन? बलबन, अमीर ए शिकार की पोस्ट पे। समय के साथ अपनी कूटनीतिक चाल के दम पे वो नायब ममलिकात के पोस्ट पे पहुंच जाता है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट पोस्ट तक पहुंच जाता है। अब यहां पे एक स्टोरी मिलती है कि बलबन के द्वारा कहा जाता है, ध्यान देंगे कि बलबन के द्वारा नासिरुद्दीन मोहम्मद की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। ये एक स्टोरी मिलती है, हालांकि इस बात का प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अचानक नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। ये सब कभी भी आपके प्री में नहीं आएगा, मैं बस बलबन से कनेक्ट करा रहा हूं ताकि आप लोग बलबन को समझ पाए, ठीक है। आप समझिए नासिरुद्दीन मोहम्मद की हत्या हो जाती है, ठीक। और ऐसा कहा जाता है कि हत्या बलबन ने की है। हालांकि एक बुक है तारिक ए मुबारक शाही, इस बुक कहती है कि जो नासिरुद्दीन मोहम्मद है उसकी मृत्यु बीमारी से हुई है, ठीक है। ये सब अब तक जो मैं बोला उसमें क्वेश्चन में नहीं आएगा, बस आपको समझने के लिए दिमाग में क्या रखना है, बलबन को समझने के लिए दिमाग में रखना है कि बलबन तुर्क ए चालीसा, यानी जो तुर्क ए चहलगामी था, जिसका निर्माण इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में किया गया था। ध्यान देंगे ये कि इस यहां का एक छोटा सा मेंबर था, और ठीक है, यहां पे एक छोटा सा मेंबर था, और यहां पे अमीर शिकार की पोस्ट पे था। अमीर शिकार के पोस्ट पे चालाकी के साथ बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाता है नायब ममलिकात के पोस्ट पे, जिस पोस्ट का निर्माण किसके टाइम पीरियड में था? बहराम शाह के टाइम पीरियड में हुआ था। अब जब क्या होगा कि बलबन के पूर्व का सुल्तान की मृत्यु होगी, यानी नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु होगी, तो बलबन बनेगा सुल्तान। अब समझिए बलबन को पता है, अब तक आप लोग समझ रहे हैं, एक कहानी समझिए। आप नासिरुद्दीन मोहम्मद का टाइम पीरियड देख के आपको लग रहा है कि एक केंद्रीकृत शासन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजा का सम्मान नहीं है, राजा का प्रतिष्ठा नहीं है, राजा की पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि तुर्क ए चहलगामी शक्ति में हस्तक्षेप कर रहा है। तुर्क ए चहलगामी के पास पावर बहुत है और इसी के लिए राजा की शक्ति कम है, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद कंटिन्यूटी के साथ देखेंगे कि राजा की प्रतिष्ठा घटती है, सुल्तान की प्रतिष्ठा घटेगी, सुल्तान की पावर घटेगी, सुल्तान के राइट्स घटेंगे और तुर्क ए चहलगामियों की राइट्स बढ़ेंगे। तो एक तो बात क्या थी कि बलबन यह समझता था कि अगर हमको केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करना है, केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करना है, तो हमको करना क्या होगा? जो यही तुर्क ए चहलगामी है इनको खत्म करना होगा। ध्यान देंगे तुर्क का ये चहलगामी या तुर्कान ए चहलगामी, इनको खत्म करना होगा, यानी इनके पावर को खत्म करना होगा। तुर्कान ए चहलगामी बहुत चालाक इंसान था ये, आप समझिए
तुर्कान ए चहल गानी, इसको खत्म करना होगा, ठीक है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। एक तो ये कमी जानता है क्योंकि खुद ये उसका मेंबर था, तो ये सारी कमियां उसकी जानता था। अब समझिए होता क्या है, ठीक है। अब यहां से मेन बात हम लोग क्या करते हैं, बलबन को समझना स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग को बलबन समझ में आएगा, बलबन जैसे एक बैग नाम आ जाता तो आप लोग समझ नहीं आते यार बलबन क्यों आ गया, ठीक है। अब समझिए, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसके जो बचपन का नाम था, या इसका हम लोग कह सकते हैं जो इसका मूल नाम था वो बहाउद्दीन था, ठीक है। मैं यहाँ पे कहीं लिखा नहीं, अच्छा यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है बहाउद्दीन था, ठीक है। बलबन का जो वास्तविक नाम या जो उसका मूल नाम था वो बहाउद्दीन था। अब ध्यान दीजिए होता क्या है, बलबन को पता है कि अभी राजा की शक्ति कमजोर है और राजा को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, राजा के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करनी होगी, ठीक है। इसके लिए सुल्तान के हाथ में पावर्स आनी चाहिए। तो उसको पता था कि भैया लोग मेरा विरोध ना कर सके, लोगों को अपने पक्ष में रखो, क्योंकि मैं तो तुर्क के चहलगामी को नष्ट कर दूंगा, लेकिन पब्लिक मेरा साथ दे, क्योंकि जब तक पब्लिक साथ दे देगी आप केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, तो वो कुछ प्रिंसिपल्स देगा ताकि पब्लिक रिस्पेक्ट करे, जनसाधारण रिस्पेक्ट करे, सरदार उसका रिस्पेक्ट करे, उसके सामने आंख ना उठाए। अब देखिए, वो कहेगा कि राजा जो होता है वो धरती पर नियामक की खुदाई होता है, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो नियामत एक खुदाई, वो बोलेगा कि राजा धरती पे क्या होता है, नियामत एक खुदाई होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। अब जैसे मैं बोल दूं कि मैं भगवान राम का प्रतिनिधि हूं, तो भैया मेरे पे क्या होगा, मेरे पे कोई भी मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, मैं फॉर एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि रिस्पेक्ट मिलेगी, किसको, बलबन को। बलबन के खिलाफ उठने वाली आवाजें कम होगी और सम्मान वाली आवाजें बढ़ेंगी। अब समझिए, ऐसी भी पब्लिक त्रस्त हो गई है रजिया इल्तुतमिश के बाद से ही कि भैया जो शासन व्यवस्था है वो बहुत हम लोग षड्यंत्रों का शिकार हो गई है, ठीक है, और पब्लिक का इसके पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब समझिए, साथ ही साथ इसने दूसरा अपने को क्या बोलेगा, ये जिल्ले अल्लाह यानी जिल्ले इलाही खुद को बोलेगा, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि या प्रतिबिंब, इसका दूसरा रूप खुद को बोलेगा कि मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूं या ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ठीक है, कुछ ऐसा अपने को बोलेगा। अब समझिए, तो यानी ये क्या करेगा कि स्वयं को ईश्वर की छाया, प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया, कि स्वयं को ईश्वर की छाया घोषित करेगा और जिल्ले उलाही की उपाधि धारण करेगा। और इसके अनुसार इस कहना क्या था कि मैं पैगंबर के बाद मेरा सेकेंड पोजीशन है, ठीक है, यानी पैगंबर फर्स्ट मैं सेकेंड, क्योंकि मैं उनका प्रतिबिंब हूं, मैं फर्स्ट, पैगंबर फर्स्ट मैं सेकेंड। अब पैगंबर को फर्स्ट रख दिया तो इस्लाम खुश, पैगंबर का सेकंड खुद को बोलेगा तो इस्लाम के फॉलोवर खुश, क्योंकि उनको लगेगा कि हमको अब यहां से इस्लाम का प्रचार होगा। एक तो ये लोगों को लगता है, दूसरी बात ये लगती है कि भैया अब ये इस्लाम का प्रतिबिंब है, अर्थात पैगंबर का जब ये प्रतिबिंब है तो नो डाउट इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा कि राजा के मान मर्यादा यानी इसकी मान मर्यादाओं में वृद्धि होगी, ठीक है। ये राजत्व का सिद्धांत देने वाला, यही इसकी राजत्व का सिद्धांत है, जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं कि जिले इलाही वगैरह, यही इसके राजत्व का सिद्धांत है। राजत्व के सिद्धांत का सीधा सा मतलब था कि राजा के हाथ में पावर है, लोग इसकी रिस्पेक्ट करें, इसके लिए जो इसके प्रिंसिपल्स है वही राजत्व के सिद्धांत है। अब इसको पता था, होता क्या था कि तुर्क के चहलगामी इल्तुतमिश के बाद से इनकी पावर बहुत बढ़ गई थी। तो जो दरबार हुआ करता था, जो दरबार लगता था, चाहे रजिया का दरबार हो या उसके बाद से 2-3 लोग आए उनका दरबार हो, लोग यहां पे मौज मस्ती करते थे, मौज मस्ती करते थे, राजा भी मौज मस्ती करते, क्योंकि तुर्क के चलगामी का कोई विरोध नहीं करता था, बहुत पावरफुल थे, हंसते थे, जो मन में आता था लोग वही कपड़ा पहन के चले आते थे, मतलब जैसे मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहता था, ठीक है भाई। दरबार का मतलब क्या है कि लोग गंभीर मुद्रा में रहें, आने वाली समस्याओं पे विचार करें, राजा को सुझाव दे, भाई दरबार तो इसलिए होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। तो ये दरबार सुधार करेगा, दरबार सुधार करेगा, ठीक है। पहले आप लोग देखिए ये क्या करेगा, दरबार सुधार करेगा। दरबार में सुधार क्या करेगा, आइए मैं इसको बताता हूं। दरबार में सुधार पहला यह करेगा कि खुद नियमित तौर पे आएगा, ठीक है, दरबार में नियमित तौर पे और समयानुसार आएगा, नियमित और समयानुसार आएगा। इससे क्या होगा कि जो अन्य दरबारी होंगे वो नियमित एवं समयानुसार हो जाएंगे, भाई राजा के बैठ गया तो सबको बैठना है, ठीक है। सेकेंड क्या, ये गंभीर मुद्रा में खुश रहेगा, कुछ नहीं हंसेगा, इतना आके सीरियस बदलेगा कि दूसरे वाले की मतलब समझ जाइए कि बैंड बजाती थी, ठीक है। अब राजा सीरियस आके बैठ जाएगा तो दरबारी कैसे हंसेंगे, ये तो समस्या आ गई। अब राजा की रिस्पेक्ट बढ़े, यानी राजत्व का सिद्धांत यही है, इसके लिए वो एक और व्यवस्था अपनाएगा, सिजदा एवं पैबोस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिजदा एवं पैबोस, ठीक है, ध्यान देंगे, सिजदा एवं पैबोस। अब बात आती है सिजदा एवं पैबोस क्या है, तो सिजदा एवं पैबोस क्या है इसको ध्यान दीजिए। सिजदा का अर्थ क्या होता है, तो सिजदा एवं पैबोस आप बेसिकली समझ जाइए कि सिजदा बेसिकली होता है कि आपको
आपके आठों अंग जमीन को टच करें, यानी सो के आपको प्रणाम करना होता था किसको, राजा को। और पैबोस में क्या होता है, कदम, जो राजा का कदम होता था उसका चुंबन करना होता था। ठीक है, लोग मानते थे कि पैगंबर का परछाई है, यानी प्रतिबिंब है, तो अगर मैं इसका कदम का चुंबन करूंगा तो मतलब मैं समझ जाओ कि इनडायरेक्टली मैं जो पैगंबर है उनके कदम का चुंबन कर रहा हूं, उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूं। लोग इतना सम्मान करें। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। ये व्यवस्था जो थी ये ईरानी दरबार में थी, ध्यान देंगे, ये ईरानी दरबार की व्यवस्था थी। तो ईरानी दरबार के जो इसकी दरबारी व्यवस्था थी वो ईरान से प्रभावित थी। इस चीज को ध्यान देंगे, ईरान से प्रभावित थी। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि इसको जो दरबारी व्यवस्था थी वो ईरान से प्रभावित थी, क्योंकि ध्यान देंगे ईरानी ही व्यवस्था थी नौरोज त्योहार। ध्यान देंगे, नौरोज त्योहार भी बलबन ने स्टार्ट किया था, ये भी ईरानी व्यवस्था ही थी। इस चीज को ध्यान देना है कि ईरानी पद्धति से उसने नौरोज त्योहार मनाना प्रारंभ किया। ये सब तो बेसिक्स हो गया, आप लोग समझ गए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ ताकि आप लोग के पास जाए PDF, तो आप लोग को समझ में आ चीजें। हालांकि समझ में आएंगी, आप लोग को कहीं भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मेडुअल को बहुत बोरिंग टॉपिक है लेकिन मैं उसको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, अब थोड़ा हम लोग जो इसका परिचय लिखा वो देख लें। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, हम लोग अच्छे से समझ लिए। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट क्या लिखा है, ये इल्बरी तुर्क था। ठीक है, बलबन क्या था, इल्बरी तुर्क था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था, आप लोग याद कर चाहिए। ठीक है, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये यहाँ पे है, इसको ध्यान देंगे। एक्चुअली देखिए, ये भी दास था। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, ये भी दास था, ये इल्तुतमिश का दास था। इस चीज को ध्यान देंगे। हुआ क्या था कि 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर का विजय किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, ग्वालियर का विजय इल्तुतमिश का वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर विजय। अब देखिए हुआ क्या था, बलबन को सबसे पहले मंगोलों ने पकड़ लिया। मंगोल जब इसको पकड़ लेते हैं तो एक ख्वाजा रहते हैं, ठीक है, उनका नाम है जमालुद्दीन। ठीक है, इस ख्वाजा को क्या करते हैं, वो बेच देते हैं। कौन, मंगोल। अब देखिए जमालुद्दीन क्या करते हैं, जमालुद्दीन को मंगोल क्या करते हैं, बेच देते हैं। और जब ग्वालियर की युद्ध होती है ना, ग्वालियर विजय होता है, इसी के पश्चात जमालुद्दीन से क्या करता है, इल्तुतमिश इनको खरीद लेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे, अब ये क्या हुआ, जब इल्तुतमिश खरीदेगा तो ये इल्तुतमिश का क्या हो गया, दास हो गया। और हम गुलाम वंश पढ़ भी रहे हैं, तो ये तो इसकी एक बचपन की स्टोरी हो गई कि कैसे मंगोलों के हाथ से निकला, जमालुद्दीन के हाथ में गया, जमालुद्दीन से इल्तुतमिश के हाथ में आ गया ग्वालियर विजय के कारण। तो इसी के लिए ग्वालियर, चूंकि इल्तुतमिश से डायरेक्टली इसका जो जुड़ाव होता है वो ग्वालियर विजय के कारण होता है। ग्वालियर विजय इसके लिए इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। नौरोज त्योहार को मैंने समझा दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद से अब इसकी सैन्य प्रशासन व्यवस्था मुझे आपको समझानी है, इसको मैं भी समझा दूंगा आपको। ठीक है, राजत्व सिद्धांत मैंने पूरा समझा दिया। ठीक है, ये इस चीज को मैंने समझा दिया। रक्त एवं लौह की नीति क्या थी कि भैया जो लोग समझाने से नहीं मानेंगे उनको काट छाट के अलग करेंगे। ठीक है, यानी जैसे देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल में तुर्क के चहलगामी ले लीजिए, 40 का जो तुर्कों का दल था उनके साथ इसने यही व्यवहार की। जो माना वो माना, नहीं तो 6 इंच छोटा कर दिया। ठीक है, तो रक्त एवं लौह की नीति को इसने अपनाया था। ये भी रक्त एवं लौह की नीति इसके राजत्व के सिद्धांत का एक हिस्सा है। बेसिकली इसके माध्यम से खून खराबा वो फैलाया। ठीक है, यानी लोहे के माध्यम से रक्त, तलवार के माध्यम से खून फैलाया। ठीक है, अच्छा, यहां पे इल्तुतमिश, इसको ध्यान देंगे, कह रहा है कि खसदार का पद प्राप्त किया था। जैसे जाहिर सी बात है, इल्तुतमिश का दास था, सब लोग को ऐसा लगता था कि भैया हमारा दास योग्य है, तो कुछ पद देते थे। जैसे इल्तुतमिश को भी पद मिला था, हम लोग पढ़ दिए। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया। रजिया से अमीर शिकार का पद पाया था, बहराम शाह से अमीर आखूर का पद पाया था। ठीक है, बाद में जो लास्ट वाला था नासिरुद्दीन महमूद से फिर नायब का पद पा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक, और नासिरुद्दीन का ये दामाद भी था, इस चीज को ध्यान देंगे। नासिरुद्दीन जिसकी हत्या का इसके इल्जाम लगता है, उसका दामाद भी था। प्राय दास यहाँ पे दामाद खूब बने हैं, इस चीज को ध्यान देंगे, क्योंकि दासों को उत्कृष्ट पदों पे चयन हो जाता था प्राय, तो उनको लगता था कि मेरी पुत्री के योग्य है। ठीक है, तो ये सारी चीज पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो इस पे चर्चा हो गया हम लोग का। राजा तो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ दिया है, प्रारंभिक जीवन पढ़ दिया है, इसका जीवन परिचय पढ़ दिया। यही जो इसका शासन कार्य, इसमें भी नौरोज त्योहार हम लोगों ने पढ़ दिया है। सैन्य विभाग, अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले ही पढ़ दिया कि जो बहराम शाह था उसी की ड्यूरेशन से क्या है, मंगोलों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। बलबन के टाइम पीरियड में भी क्या है, मंगोलों का आक्रमण खूब हो रहा था। अब ध्यान दीजिए, इसका एक शासक सेनापति था जो कि काफी योग्य सेनापति था, उसका नाम था शाहजादा मोहम्मद। इसका नाम हम लोग को याद रखना है। इसका एक सेनापति था, उसका नाम था शाहजादा मोहम्मद। थोड़ा सा हम लोग अभी शाहजादा मोहम्मद पे एक दो फैक्ट की चर्चा करेंगे,
तो एक तो मैंने ये बता दिया कि आपको शाहजादा मोहम्मद याद रखना है। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, इसको पता था कि मंगोलों का आक्रमण हो रहा है, तो जो हम लोग की सैनिक व्यवस्था है उसको टाइट करनी होगी, सैन्य सुधार करना होगा। तब ये क्या करेगा, सैन्य सुधार करेगा। मैं इसको भी समझा देता हूं आप लोग को, ठीक है, सैन्य सुधार करना होगा। अब सैन्य सुधार की बात आती है तो क्या करेगा, ये एक इस विभाग की स्थापना करेगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला हमेशा आपको राजनीतिक एवं प्रशासनिक डेवलपमेंट को याद करना है। तो ये प्रशासनिक डेवलपमेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। एक विभाग बन रहा है दीवान ए आरिज, इस विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई। ये बेसिकली एक सैन्य विभाग था। इस जो विभाग था, इसका जो सेनापति था, इसके सेनापति का नाम याद कर लेंगे, क्या था, इमादुल मुल्क, ठीक है। इसका सेनापति क्या था, सेनापति था, ठीक है। इमादुल मुल्क क्या था, इसका सेनापति था। इस दीवाने आरिज का, दीवाने आरिज क्या था, एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना किसने की थी, इसी ने की थी। अब ध्यान दीजिए, दीवाने आरिज जो ये था, इसको इकोनॉमिकली फ्री किया गया, ठीक है। इसको ताकि वेतन में वृद्धि की गई, यहाँ के लोगों के, इनके जो सैनिक थे उनको काफी प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि और आर्थिक रूप से इनको इंडिपेंडेंट बनाया गया, ठीक है, ताकि आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रहे वजीर के और निर्णय ले सके, निर्णय निर्माण में देरी ना हो, ठीक है, आर्थिक बाधाएं ना इनके ऊपर आए, इसलिए इनको वजीर के निर्णय से, जो आर्थिक निर्णय था, उससे मुक्त कर दिया गया। अब ध्यान देंगे, बलबन का क्या होता है कि मंगोलों से सामना तो होना ही था, मंगोलों का तो आक्रमण होने ही लगा था, ठीक है, मंगोलों का आक्रमण होने लगा था, तो इसका एक इंपॉर्टेंट और सेनापति का नाम मिलता है शाहजादा मोहम्मद। ये काफी योग्य सेनापति था। तो जब इसके ड्यूरेशन में क्या होता है कि आक्रमण होता है, ठीक है, इसके ड्यूरेशन में जब आक्रमण होता है तो होता क्या है, ब्यास नदी के इर्द गिर्द ये आक्रमण होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ब्यास नदी, ब्यास नदी के पास ये आक्रमण होता है, एक भयानक मंगोल आक्रमण होता है जिसमें शाहजादा मोहम्मद को जान गंवानी पड़ती है। हालांकि ब्यास नदी को ये लोग भी पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यानी बेसिकली क्या है, ब्यास मतलब जैसे मान लीजिए कि ब्यास सिंधु के बॉर्डर पे आके रोक देता है। जैसे कुल मिला जुला के शाहजादा की हार तो हो जाती है, शाहजादा मर तो जाता है, लेकिन मंगोल टोटली दिल्ली सल्तनत में इंटर नहीं कर पाते, ठीक है, वो सिंधु नदी पार नहीं कर पाते। ब्यास नदी पे वो लड़ाई होती है, ब्यास तो पार कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन सिंधु नदी के छोर पे वो आके हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि शाहजादा मोहम्मद उनको बहुत तगड़ी टक्कर दिया था, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था, ठीक है। तो शाहजादा मोहम्मद खुश तो नहीं बचा, लेकिन इन लोग को भी दिल्ली सल्तनत में इंटर नहीं करने दिया था, ठीक है। शाहजादा मोहम्मद को हम लोग इसलिए याद करेंगे। और शाहजादा जब शहीद हो गया तो बलबन इसको उपाधि देता है, और उस उपाधि का नाम रहता है शहीद ए आजम, ठीक है, शहीद ए आजम, इसकी उपाधि मिलती है, ध्यान देंगे, शहीद ए आजम की उपाधि मिलती है किसको, शाहजादा मोहम्मद को, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे, मैं इस पीडीएफ को दे भी दूंगा। अच्छा ध्यान देंगे, शाहजादा मोहम्मद, अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना जो साहित्यिक जीवन स्टार्ट किया था ना, यो इसी के संरक्षण में स्टार्ट किया था। किसके, शाहजादा मोहम्मद के, इसी के संरक्षण में स्टार्ट किया था। क्यों, कौन, अमीर खुसरो और अमीर हसन। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अमीर खुसरो और अमीर हसन को भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली देखिए, ये सब वैल्यू एडिशन है, या इसमें से कई सारी चीजें इसमें नहीं लिखी गई थी, मैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कहाँ बताऊँ, कुछ जगह मिल जाए, चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बनाऊँ, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अमीर खुसरो और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, पेपर में हो सकता हो कि आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, तैयार रहेंगे, ठीक है, और तैयार रहना जरूरी भी है। अमीर खुसरो के बारे में हम लोग इतना जान लेंगे, खैर लिखते क्या है, लिखेंगे तो बहुत जगह नहीं है। अमीर खुसरो ने चूंकि इसी के संरक्षण में अपना जो साहित्यिक जीवन स्टार्ट किया था, अमीर खुसरो के साथ साथ और अमीर हसन, जिसका पूरा नाम था अमीर हसन ए देहलवी, हालांकि हम लोग केवल अमीर हसन नाम याद करेंगे। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा गया है, या तूती ए हिंद बोला जाता है, ध्यान देंगे, अमीर खुसरो को भारत का तोता अर्थात तूती ए हिंद बोला जाता था, जबकि अमीर हसन को भारत का सादी बोला जाता था। भारत का सादी, मैं यहां पे लिख देता हूं, भारत का सादी, भारत का सादी, भारत का सादी किसे बोला जाता था, तो लिख ही देते हैं शॉर्ट में, क्या पता आप लोग को दिख जाए। एक्चुअली देखिए, ये पीडीएफ जाएगी तो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्लासेस को सीरियसली लेंगे। अमीर हसन, मैं इसकी फैक्ट जितना है उससे कॉन्सेप्चुअली मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं, साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि जो अदर इंपॉर्टेंट चीजें वो भी आप लोग के बीच में आए, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे।
क्योंकि क्रैश कोर्स है, मैं मानता हूं, लेकिन चीज़ें आपसे छूटे नहीं। मेरा ये टारगेट है कि आप लोग का अंतिम चयन हो, क्योंकि आपके ही चयन से हम लोग की भी भलाई है और आपकी भी भलाई है। ठीक है, तो ये अमीर हर्षद, इस तरह से हम लोग का बलबन खत्म हो जाता है। ठीक है, बलबन की कहानी जो है इस तरह से खत्म हो जाती है। और बलबन की कहानी के बाद से अब यहां से स्टार्ट होता है खिलजी वंश। ठीक है, तो कल हम लोग की जो तीसरी क्लास होने वाली है वो हम लोग की खिलजी वंश से स्टार्ट होगी। मैं कल की क्लास में कोशिश करूंगा दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से खत्म कर दूं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हम लोग पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। तो यहां तक बलबन इंपॉर्टेंट था। अब तक हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें देख ली हैं। समझ आइए कि आप लोग आधा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया है, अब आधी दिल्ली सल्तनत बची है, उसको हम लोग कल खत्म कर लेंगे। फिर जय हिंद आज की क्लास के लिए।